सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में वो रहने वाली है आपके लिए इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ क्लास में हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं, बोर्ड एग्जाम के जो आपका एग्जाम होने वाला है कुछ ही टाइम में, उसके लिए रहने वाला है इम्पोर्टेंट। तो ध्यान पूरा रखेंगे सामने स्क्रीन की तरफ और इधर उधर नहीं देखेंगे। जो बच्चे बैठे नहीं अब तक बैठ जाए, अपनी सीट ले लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो कि हम पिछली कुछ क्लासेस से कर ही रहे हैं, है ना। पिछली कुछ क्लासेस से हम इसके ऊपर बात कर ही रहे हैं, तो इसी को रखेंगे कंटिन्यू। हम आज बात करने जा रहे हैं परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड के ऊपर, और सोलेनॉइड से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने परिनालिका की परिभाषा दी थी। परिनालिका क्या होती है? पास पास लिपटी, विद्युत रोधी, तांबे के तार की, बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। ठीक है, अब परिनालिका में जो है अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है इसको जरा देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होता है। परिनालिका के बाहर हमको ये कुछ इस टाइप में दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ भी होगा। ठीक, डायरेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पर इसकी दिशा कुछ ऐसी होगी और नीचे वाले लूप में इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती हुई दिखेंगी और यहाँ से वो बाहर आती हुई दिखेंगी। तो अगर एक चुंबक के साथ इसको कंपेयर करूं, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ में इसको कंपेयर करूं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ इसको रखूं, तो मुझे समझ में आता है कि चुंबक के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती थी। ठीक है, और चुंबक के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती थी, मतलब बाहर ये उत्तर से दक्षिण जाती थी और अंदर ये दक्षिण से उत्तर जाती थी। तो ये बात को समझते हुए मुझे लग रहा है कि ये इसका साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा। बताओ होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां से निकल रही है, देखो ओरिजिन यहां से नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है? साउथ टू नॉर्थ जा रही है, ऐसे उल्टे जा रही है। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। और बेसिकली ये क्या बन गया है? ये एक चुंबक बन गया है, एक मैग्नेट बन गया है। तो किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर अगर मैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा दूं तो उसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ये एक चुंबक की तरह जो है काम करता है। ठीक है, चलो तो कुछ पॉइंट्स इससे हमको निकल के जो आ रहे हैं, जो हमको ध्यान रखने हैं, उनके ऊपर हम बात करते हैं। अब नंबर वन पॉइंट, परिनालिका के सिरों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, परिनालिका के सिरों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। सेकेंड पॉइंट इज, दूसरा पॉइंट ये रहेगा, परिनालिका का एक सिरा
उत्तरी ध्रुव व दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, थर्ड 2 पॉइंट समझ में आ गए जो हमने अब तक लिखी। अच्छा, यहां पे देखना, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर मतलब ये वाली क्षेत्र रेखाएं देखिए आप, ये वाली जो ये मैं दिखा रहा था, ठीक है, ये कैसे रहती है? ये समांतर रेखाओं के रूप में रहती है। कैसे रहती है? समांतर रेखाओं के रूप में। तो क्या लिखेंगे? परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती, ठीक है, परस्पर समांतर होती है मतलब पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अर्थात परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ठीक है, परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, और इसको हम एक वर्ड में कहें तो इसे हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अगर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम कहते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर तक परिनालिका से संबंधित जितनी भी हमने बात करी, ठीक है, उसको हमने समझा। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक क्या है? वैद्युत चुंबक बेसिकली जो है वो परिनालिका का ही एक यूज है। देखिए, सपोज ये हमारा बेलनाकार आकृति है, इसके ऊपर हमने कुंडली लपेटी, कुछ इस तरीके से लपेटी, ठीक है, और सपोज विद्युत धारा की दिशा जो है इस तरीके से कुंडली में, तो हम इसको परिपथ से भी कनेक्ट हमने कर लिया। और स्विच को भी हमने ऑन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से धारा जा रही है, ठीक है, और इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि इसके भीतर जो है, इसके अंदर जो है एक नर्म लोहे की रॉड रख दी, एक नर्म लोहे की रॉड को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, इसको हमने जब इसके अंदर रखा तो क्या हुआ? तो इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये वाला। ठीक है,
तो ये जो नर्म लोहे की रॉड है, इसको हमने जब परिनालिका के अंदर रखा, परिनालिका के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी बन गया एक चुंबक, ये भी बन गया एक चुंबक। और इस प्रकार बने चुंबक को हम कहते हैं वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में? तो इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे यहां पर, परिनालिका के भीतर परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल नर्म लोहा को रखकर चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, परिनालिका के भीतर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखकर चुंबक बनाया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को इस प्रकार बने चुंबक को वैद्युत चुंबक कहते हैं। इसको हम इन अदर टर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। आई समझ में बात? तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने जब ये देखा कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, अत्यधिक प्रबल है। प्रबलता कैसे पता चली भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। तो हमने जब ये देखा, हमने वहां पर परिनालिका के अंदर किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा, जैसे नर्म लोहे की रॉड को रख दिया, और बाद में क्या देखा कि वो चुंबक बन गई, है ना। तो इस प्रकार बने जो चुंबक है उसको हम कहते हैं वैद्युत चुंबक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको ये परिनालिका और परिनालिका से संबंधित वैद्युत चुंबक के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जरा नोट डाउन कीजिए इसे जल्दी से। चलिए, अब ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के, उसके ऊपर बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं माइकल फैराडे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण खोज। 1931 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करा, उसके ऊपर स्टडी करी, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी बातें निकल कर आई वो हमारे सामने रखी। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आगे की क्लासेस में भी आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें माइकल फैराडे ने किस चीज के ऊपर बात करी है। 1831 में, काफी समय पहले, माइकल फैराडे ने ये बात रखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस नाम को, क्योंकि ये नाम आपको अक्सर सुनने को मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको फिनोमेना देखना है। ठीक है, हमने यहां पर एक कंडीशन, एक चीज को हमने
ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करी। बेसिकली हमने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करी। हमने क्या करा, एक कुंडली बनाई। ध्यान से समझना इस बात को, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट समझ गए तो बाकी चीजें आपको इजीली जो है समझ में आ जाएंगी। एक कुंडली हमने बनाई, ठीक है, एक कुंडली को हमने बनाया और इस कुंडली पर हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया भाई। एक क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जरा ध्यान से सुनेंगे बात को। हमने क्या किया, इसके बाद एक चुंबक लिया और इस चुंबक को इस कुंडली के अंदर प्रवेश कराया। इस चुंबक को उठा करके इस कुंडली के अंदर प्रवेश कराया, मतलब ऐसे ले गए इसको अंदर, ठीक है। यहां तक ले गए इसे, इसको यहां तक ले गए, फिर वापस लाए, फिर यहां तक ले गए, फिर वापस लाए, फिर यहां तक ले गए, फिर वापस लाए, ठीक है। तो ये काम हमने किया, ये काम हमने किया कंटिन्यूअसली काफी बार, ठीक है। ये मैग्नेट, इसको हमने ऐसे ऐसे कुंडली के अंदर बाहर, ये कुंडली एक कॉइल है, समझ रहे हो ना, इसके अंदर बाहर इस तरीके से मूवमेंट करवाया, ठीक है। जैसे हम ये काम कर रहे थे तो यहां नीचे जो ये गैल्वेनोमीटर की सुई है, इसमें हमको विक्षेप देखने को मिला। ये इस तरीके से घूम रही थी, समझ रहे हो, ये इस तरीके से क्या हो रही थी, घूम रही थी, ठीक है। जैसे हम इसको अंदर ला रहे हैं ये घूम रही है, जैसे बाहर निकाल रहे हैं घूम रही है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मतलब है विद्युत धारा। यानी कि यहां पर हमको एक सिंपल सी चीज पता लगी कि अगर किसी कुंडली में मैं किसी चुंबक की गति करवाता हूं कुंडली के अंदर, ठीक है, तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। यानी कि हमें यहां से जो बात पता लगी उसको मैं शब्दों में लिखूं। माइकल फैराडे ने कहा कि किसी गतिशील चुंबक, किसी यानी मूविंग मैग्नेट, चुंबक का उपयोग किसी गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। और सच में ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी, ठीक है। और इसने जो है साइंस को एक नई डायरेक्शन दी, एक नया जो है आयाम जो है बताया। और इसके बाद जो काफ़ी सारे इन्वेंशंस हुए और मैग्नेटिज्म को हमने काफ़ी सारा इसके बाद डेवलप होते हुए देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फैराडे ने ये बोला कि जब ये चुंबक अंदर बाहर गति करेगा, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होगा, उसमें उसकी सुई में विक्षेप होगा और जिस कारण हम ये बता सकते हैं कि इस परिपथ में, इस कुंडली में जो है एक विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? क्या ये बात आपकी समझ में आई है? तो चलिए इसके बाद इन्होंने इसी चीज को एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करी, इसी चीज को एक दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। वो कुछ इस प्रकार से था, इन्होंने दो कुंडलियां बनाई, दो कॉइल्स बनाई। एक कॉइल ये, और एक कॉइल ये। इसमें इन्होंने जो है
बैटरी जोड़ दी, इसमें इन्होंने बैटरी और स्विच जोड़ दिया, और इधर वाले में नहीं जोड़ा, स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया तो यहां से होकर के धारा जो है वो प्रवाहित होने लगी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से समझना। कुंडली एक को हमने जो, इसको हम कुंडली एक कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कुंडली एक, और इसको हम कह रहे हैं कुंडली दो, कॉइल वन कॉइल टू। ठीक है, ये साथ में हमने जो है इनमें फेरों की संख्या काफी अधिक है, और इनको हमने जो है एक खोखले बेलन पर इस तरीके से, एक खाली बेलन पर दोनों कुंडलियों को इस तरीके से चढ़ा देना है। ठीक है, ये क्या होगा, एक बेलन होगा। इस तरीके से। ठीक है, एक हमने बेलन के ऊपर, खोखले बेलन के ऊपर दोनों कुंडलियों को चढ़ा दिया, और एक कुंडली पर हमने क्या कर दिया, एक कुंडली पर हमने बैटरी और स्विच लगा दिया, और दूसरी पर नहीं लगाया। ठीक है, दूसरी पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब हमने क्या, जो फर्स्ट वाला जो कुंडली है उसमें हमने स्विच को ऑन करा। जैसे ही स्विच को ऑन करा, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन करा, वैसे ही इस वाली कुंडली में तो धारा प्रवाहित हुई, लेकिन साथ ही साथ ये जो दूसरी कुंडली थी इसमें हमने देखा, साथ ही साथ ये जो दूसरी कुंडली थी इसमें हमने देखा कि इसकी सुई में तुरंत एक विक्षेप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से हम ये बात बता सकते हैं कि जैसे ही कुंडली एक में धारा प्रवाहित हुई, कुंडली दो में भी धारा प्रवाहित हुई, जबकि कुंडली दो में कोई भी बैटरी या फिर कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं निकला था। ठीक है, तो हमने ये देखा। इसके साथ ही जैसे ही हमने क्या देखा, जैसे ही हमने देखा, ये कब की बात कर रहा हूं, जैसे ही स्विच ऑन होता है, जैसे ही स्विच ऑन होता है वैसे ही हमको यहाँ पर विक्षेप देखने को मिलता है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जब ये धारा स्थायी होती है, यानी कि स्टेडी करंट होती है, तब यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, कोई विक्षेप देखने को नहीं मिलता। इस बात को समझने की कोशिश करें यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये बात पता लगी कि जैसे ही कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में परिवर्तन होता है, वैसे ही कुंडली दो में एक विभवांतर प्रेरित होता है। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जब ये स्थायी धारा रहेगी तब नहीं होगा डिफ्लेक्शन, जब इसमें परिवर्तन होगा, मतलब जब आप इसको बैटरी, जब स्विच ऑन या फिर जब स्विच ऑफ कर रहे होंगे, उस टाइम ही आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जब कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, जब कुंडली एक में प्रवाहित विद्युत धारा आरंभ अथवा समाप्त होती है, तो कुंडली दो में विभवांतर प्रेरित होता है। ठीक है, कुंडली दो में विभवांतर प्रेरित होता है। कुंडली एक को हम यहां पर प्राथमिक कुंडली का नाम देते हैं, और कुंडली दो को हम द्वितीय कुंडली का नाम देते हैं। ठीक है, कुंडली एक हो गई प्राथमिक कुंडली और कुंडली दो हो गई द्वितीय कुंडली। ठीक है,
तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित हुई, धारा के जो परिमाण है उसमें परिवर्तन हुआ, वैसे ही दूसरी कुंडली में एक विभवांतर प्रेरित हुआ और उसमें भी धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो ये धारा प्रवाहित क्यों हुई, ये धारा प्रवाहित क्यों हुई, इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स में हम इस बात को समझेंगे। जैसे ही कुंडली एक, या फिर इसको हमने प्राथमिक कुंडली तो नाम दे ही दिया है, जैसे ही प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है भाई, परिनालिका में हमने क्या पढ़ा था, तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है परिवर्तित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही कुंडली एक में धारा प्रवाहित होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका वो परिवर्तित हो जाएगा। पहले जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उस टाइम कुछ और चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो उस टाइम चुंबकीय क्षेत्र कुछ और हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने को दिख रहा है, जिस कारण तृतीयक कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, और इस घटना को क्योंकि ये विद्युत धारा कुंडली एक की विद्युत धारा के कारण कुंडली 2 में प्रेरित हुई है, तो इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। इस प्रकार की घटना को जब एक कुंडली से धारा दूसरी कुंडली में या फिर एक चालक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण दूसरे चालक में हमको विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिखती है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा, और इस घटना को हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसे जरा जल्दी से। चलिए, इसके बाद तो हमने 2 तरीके देख लिए। ठीक है, किन 2 तरीकों से हमने क्या करा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखा। 2 तरीकों से, एक तो हमने चुंबक की गति करा के देखा किसके अंदर, कुंडली के अंदर बार, और दूसरा ये वाला तरीका था जिसमें एक कुंडली और दूसरी कुंडली को आमने सामने रखकर एक के चुंबकीय क्षेत्र में हमने परिवर्तन करा और दूसरे में हमको ऑटोमेटिक चेंज देखने को मिला, उससे होकर विद्युत धारा प्रेरित होने लगी। लेकिन हमारे लिए जो आसान काम रहता है, अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रेरित करवानी हो, तो उसके लिए हमारे पास जो आसान तरीका रहता है वो ये रहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली की गति कराते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र स्टेशनरी रहता है उस केस में, और हम ऐसे करके कुंडली की गति कराते हैं। ये समझ रहे हो आप बात को? तो हमारे लिए ये वाला काम जो है ज्यादा आसान रहता है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखेंगे। हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली की गति कराकर प्रेरित
विद्युत धारा उत्पन्न करना अधिक सुविधाजनक होता है। नोट डाउन कीजिए इसे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे। कॉपी में आप इन चीज़ों को जरूर नोट डाउन करो, घर में जाकर एक बार जरूर देखो, रिवीजन जरूर करो, एग्जाम में आने वाले टाइम पर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।